तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ हेडलाइन होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन विद हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे ज़्यादा जून 2022 में हेडलाइन इन्फ्लेशन ऑफ WPI एंड CPI में सबसे ज़्यादा गैप था। होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा था और CPI कम था। ठीक, कंज्यूमर अब दोनों नवंबर 2022 के बाद से कन्वर्ज होकर दोनों डिक्लाइनिंग पाथ में है। ठीक है, WPI एंड CPI ये है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन इसके पहले में देखें, ये कोर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन में भी मई जून के आसपास बहुत गैप था CPI एंड WPI में, जो कि सितंबर 2022 के पास कन्वर्ज हुआ और फिर CPI कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इज अ बिट मोर स्टेबल देन WPI और WPI कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन से और कम। अब देखते हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। अब ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि लोग अगर इन्फ्लेशन को लेके स्पेक्युलेट करना चालू कर दें तो क्या होगा? अगर सप्लाई साइड से देखें तो अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के किस एम्प्लॉइज को अगर लग रहा है कि इन फ्यूचर इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो वो क्या करेंगे कि आज की स्थिति में दे विल डिमांड हायर वेजेस, लेबर्स या फिर जो भी एम्प्लॉइज हैं दे विल डिमांड हायर वेजेस, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो क्या होगा? उसके कारण ये होगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ठीक है सैलरी हाइक करेंगे, लेकिन फिर उनको अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि केवल इन्फ्लेशन स्पेकुलेशन के कारण प्राइस करंट सिनेरियो में राइज हो गया। ठीक है, और अगर डिमांड साइड से देखा जाए तो कंज्यूमर्स को अगर लग रहा है कि आगे फ्यूचर में इन्फ्लेशन होने वाला है, तो वो क्या करेंगे कि आज ही जो उनका कल सामान खरीदने वाले थे वो आज ही खरीदना चालू कर देंगे। तो दैट विल क्या करेगा, क्या होगा कि उसके कारण आज डिमांड बढ़ जाएगी गुड्स की और उसके कारण प्राइस राइज होने लग जाएगा। तो ये होता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। पहला क्या है? स्पेकुलेशन ऑफ प्राइसेस ड्यू टू इवेंट्स। किसी भी कारण से लेट अस से कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ, तो उस केस में लोगों को लगने लगे कि इन्फ्लेशन हो सकता है बढ़े फ्यूचर। तो उस केस में दोनों एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और कंज्यूमर्स दोनों क्या करेंगे कि इधर सप्लाई साइड से प्राइसेस इंक्रीज होना चालू हो जाएंगे, उधर डिमांड साइड से प्राइसेस इंक्रीज होना चालू हो जाएंगे। तो एम्प्लॉइज डिमांड मोर सैलरी लीड्स टू हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, prices of manufactured goods increases, this leads to actual inflation. Also frenzied buying leads to excess demand as compared to supply. ठीक है, strong institutions like RBI can control inflation in long run. अब दो टर्म्स आ जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, एंकर्ड एंड डी एंकर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। एंकर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि प्रेजेंट में जो इवेंट्स हो रहे हैं, अगर किसी भी इकोनॉमी के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे RBI है और सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो ये इंस्टीट्यूशंस अगर स्ट्रांग हैं तो कंज्यूमर्स और इन जनरल सारे बिजनेसेस को और कंज्यूमर्स को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस उस इन्फ्लेशन को फ्यूचर में कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, तो आज अगर कोई इवेंट हो रहा है, लेट अस से कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ आज की स्थिति में, तो लोगों को उसके बाद भी विश्वास रहेगा कि हमारे स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कल के दिन आने वाले समय में लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? एंकर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। मतलब जो आरबीआई का टारगेट है इन्फ्लेशन का, वो करंट इवेंट के कारण अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको एंकर्ड बोला जाएगा। चेंज करने से भी जो इन्वेस्टर्स है ये बॉरोवर्स उनका भरोसा थोड़ा सा घटता है, तो पैसे निकालना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर नहीं बार बार फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हर 2 मंथ्स में मीटिंग होती है ना, तो दैट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस इन रेपो रेट्स या ऐसे कोई भी पॉलिसी रेट्स में। अगर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से रिस्पॉन्सिव है, लोगों को लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है, और खुद आरबीआई जैसे हमने कल देखा था कि एक इन्फ्लेशन है जो स्पेक्यूलेट करने के काम आता है, मतलब आरबीआई उससे फ्यूचर में कैसा इन्फ्लेशन होगा उसको प्रेडिक्ट करने में वो यूज करती है। तो उसके कारण क्या होगा कि फ्यूचरिस्टिक अगर पॉलिसी बना रहे हैं या पॉलिसी रेट्स को फ्यूचरिस्टिक रूप से आज चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि लोगों को कॉन्फिडेंस बने रहेगा अपने इंस्टीट्यूशंस पे कि हाँ आगे फ्यूचर इवेंट्स के हिसाब से भी चेंजेस हो रहे हैं।
बट अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं है और लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि आज के इवेंट्स के कारण लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन होगा। तो डी एंकर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मीन्स दैट शॉर्ट टर्म शॉक्स कैन चेंज लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस, शॉर्ट टर्म शॉक्स कैन चेंज लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, इसको डी एंकर्ड बोला जाता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी को यूज करे बार बार, जिससे ग्रोथ लगातार बना रहे। हाँ। अगर वहां से उसको कंट्रोल करना चाहता है कॉन्ट्रैक्शन वाली पॉलिसी यूज करके कि इतना ज्यादा भी ना करे जिससे कि इन्फ्लेशन आ जाए, दोनों की हाँ, एक कैलिब्रेटेड फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों। देखिए क्या होता है ना कि ऐसा भी नहीं है कि आरबीआई हमेशा यही चाहेगा कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो, और ना ही गवर्नमेंट चाहेगी कि हमेशा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो। ठीक है, अलाइंड रहना चाहिए दोनों को करंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के हिसाब से। दोनों के जो पॉलिसीज हैं वो अलाइंड रहनी चाहिए। जैसे अभी की परिस्थिति में क्या हुआ, पेंडेमिक के बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो उस समय एक टाइट रोप वॉक है, आपको कैलिब्रेटेड फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर जैसे आप बहुत ज्यादा फिस्कल स्टिमुलस दे रहे हैं इधर सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि आपके ठीक है लिक्विडिटी तो कम हो जाएगी, बट दैट विल ट्रांसलेट इनटू लेसर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो लेसर इन्वेस्टमेंट्स विल फर्दर ट्रांसलेट टू लेसर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ। तो उसको एक प्रॉपर बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना इनका दोनों का उद्देश्य रहता है, बी इट कॉन्ट्रैक्शनरी और बी इट एक्सपेंशनरी। तो एंकर्ड एंड डी एंकर्ड में डिफरेंस समझ आ गया। अब हमारे इंडियन इकोनॉमी में एंकर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है कि डी एंकर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है, ये वाला ग्राफ आपको बता रहा है। ठीक है, इसमें एक तरफ बिजनेसेस हैं, बिजनेस एंड हाउस होल्ड्स, ये दोनों कैसे परसीव कर रहे हैं इन्फ्लेशन को। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे बिजनेस का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो डिक्लाइनिंग, दैट मींस बिजनेसेस आर कॉन्फिडेंट इनफ ऑन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, है ना। तो उनका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्या है कि हाँ हमारे इंस्टीट्यूशंस उसको मैनेज कर लेंगे, और ये डिक्लाइनिंग ट्रैजेक्टरी है। सिमिलरली हाउसहोल्ड्स भी क्या परसीव कर रहे हैं कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, हमारे बैंक्स की, सेंट्रल बैंक की एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकेंगे। तो जो शॉर्ट टर्म शॉक है वो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन में कन्वर्ट नहीं है। अब आप देखिए कि रिस्पॉन्सिव मॉनेटरी पॉलिसी कैसे आरबीआई ने अंडरटेक किया। 8 अप्रैल 2022 को 4% रेपो रेट था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर। फिर 4 मई 2020 को 4% से 4.4% मतलब 40 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हुआ। ठीक है, 2022 आई थिंक फरवरी से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद से जैसे ही उनको समझ में आया कि हाँ इंटरनेशनल कमोडिटी क्रिटिकल कमोडिटीज प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्योंकि फ्लाइट ऑफ कैपिटल यूएस फेडरल रेट्स हाइक हो रहे हैं, तो उसके कारण फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी टू अदर कंट्रीज, जिसके कारण डेप्रिसिएशन हो रहा है, और डेप्रिसिएशन के कारण यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करना पड़ा। ठीक है, फिर दैट कंटिन्यूड इन तो 8 जून 2022 4.4% से फर्दर इंक्रीज करके 4.9%, 50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फिर 5 अगस्त को 50 बेसिस पॉइंट्स, फिर 30 सितंबर को 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हुआ, एंड फाइनली 7 दिसंबर को 35 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हुआ। ठीक है, तो वहां पे जो हमने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन देखा था वो डिक्लाइनिंग ट्रैजेक्टरी में क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द करंट इवेंट्स आरबीआई अपने पॉलिसी रेट्स को उस हिसाब से मैनेज कर रहा है। ठीक है, इसी कारण इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस डिक्लाइनिंग है। क्लियर। अब इकोनॉमिक सर्वे में दो टाइम के इन्फ्लेशन को कंपेयर किया। एक 1970s का जो इन्फ्लेशन था, बेसिकली ईरान और इराक का जो वॉर था, फिर योम किपुर वॉर जो हुआ था इसराइल और बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ, तो हाँ, बट इंडिया बांग्लादेश दोनों ही ऑयल एक्सपोर्टिंग नहीं है, तो बेसिकली 1970s का जो इन्फ्लेशन था ना, दैट वाज ड्रिवन बाय क्रूड ऑयल प्राइसेस, है ना। तो अभी का इन्फ्लेशन और 1970s के इन्फ्लेशन को इकोनॉमिक सर्वे कंपेयर कर रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, और उस समय का इन्फ्लेशन जो था दैट वाज मोर डिवास्टेटिंग
एज कंपेयर टू करंट इन्फ्लेशन। अभी क्यों इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे हम, है ना? तो ये कंपैरिजन यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। Inflation in the aftermath of 1973 and 1979 contributed in high commodity prices and their spillover or effects on goods and services. ठीक है? Recent oil prices are proportionally smaller than 1970 crisis, which had taken oil prices to historic heights. ठीक है? तो 1970s में जो टर्मोइल चल रहा था मिडिल ईस्ट में, उसके कारण ऑयल प्राइसेस हिस्टोरिक हाइट्स पे पहुंच गए थे। अभी उतने ज्यादा हाई नहीं। ठीक है, तो पहला कंपैरिजन ये हो गया कि ऑयल प्राइसेस उस समय बहुत ज्यादा हाई थे, अब नहीं, अभी उतने हाई नहीं। फिर 1970s इन्फ्लेशन वाज लिमिटेड टू ऑयल प्राइसेस, बट द रीसेंट इन्फ्लेशन हैज बीन ओवर ऑन ब्रॉडर रेंज ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, प्राइसेस ऑफ नॉन ऑयल एनर्जी, सम एग्रीकल्चरल गुड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मेटल्स ऑल हैव राइजन वेल अबव देयर प्री पैंडेमिक लेवल्स इन द करंट ईयर। ठीक है, तो 1970s का जो इन्फ्लेशन था दैट वाज मोस्टली ऑन ऑयल प्राइसेस, बट अभी का जो इन्फ्लेशन है दैट इज स्प्रेड ओवर ब्रॉड रेंज ऑफ कमोडिटीज। दूसरा डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है? एक थर्ड डिफरेंस है, अब फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ जो है सप्लाई चेन डिसरप्शन। 1970s के टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नहीं हुआ करती थी, है ना? उतना लॉजिस्टिक्स डेवलप नहीं हुआ था, तो उस समय इतना एफिशिएंट सप्लाई चेन नहीं था, तो सप्लाई चेन डिसरप्शन का शॉक बहुत ज्यादा होने के कारण इन्फ्लेशन उस समय और ज्यादा बढ़ा। बट अभी एफिशिएंट सप्लाई चेन्स हैं। ठीक है, अगर एक कंट्री से कोई भी कमोडिटी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो उस समय नहीं होते थे। ठीक है, डाइवर्सिफाइड है अभी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन पे सप्लाई चेन का इफेक्ट नहीं हुआ। क्लियर है? दिस इज द फोर्थ पॉइंट। सप्लाई चेन डिसरप्शन हैज प्लेड अ स्मॉलर रोल इन रिसेंट प्राइस राइज देन इन 1970s। ग्लोबल सप्लाई चेन हैज बिकम मोर एफिशिएंट इन रिसेंट टाइम्स। क्लियर? फिफ्थ है recent inflation was followed by several years of low inflation। अभी का जो इन्फ्लेशन है वो बहुत समय से लो इन्फ्लेशन के बाद अचानक से हाइक हुआ है, लेकिन जो 1970s का इन्फ्लेशन था दैट वाज स्टेडीली राइजिंग, बहुत सालों तक के धीरे 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 बढ़ते हुए बहुत हाई पहुंचा था। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ डिफरेंस। while the inflation of 1970 saw a steady rise of inflation world over and signs of de-anchoring of inflation expectations। तो अभी हमने देखा ग्राफ में कि अभी इन्फ्लेशन एंकर्ड है बिकॉज शॉर्ट टर्म शॉक्स विल नॉट ट्रांसलेट टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। बट उस समय इन्फ्लेशन क्या था? डी एंकर्ड था। दैट मीन्स लोगों को अपने इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा बिलीफ नहीं था, है ना? और शॉर्ट टर्म शॉक्स के कारण वो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन में ट्रांसलेट हुआ। ठीक है, तो डी एंकरिंग ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। लास्ट पॉइंट है 1970s inflation led to collapse of Bretton Woods managed exchange rate regime and instruments of monetary policy were poorly defined in many countries। ठीक है, तो 1970s का जो ब्रेटन वुड्स मैनेज्ड एक्सचेंज रेट था वो कोलैप्स हुआ इन्फ्लेशन के कारण, और मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो उस समय बहुत अच्छे से इवॉल्व नहीं हो पाए। जैसे आप देखोगे बेसल, अभी तो बेसल 3 नॉर्म्स आ चुके हैं, है ना? तो बेसल नॉर्म्स आर बेसिकली दे आर सेफगार्ड्स फॉर स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम्स, है ना? तो दैट वर नॉट पुट इन प्लेस एट दैट टाइम 1970s। इसलिए उस समय ये कंट्रोल करने के तरीके अच्छे नहीं थे, सही नहीं थे, तो उस समय बहुत सारी चीजें डी एंकरिंग में काम की। ठीक है, बट अब क्या है? अब ऑन द कॉन्ट्ररी करंट टाइम्स हैव सीन रोबस्ट एंड क्लियर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट फोकस ऑन प्राइस स्टेबिलिटी टुडे, which has prevented inflation expectations from becoming de-anchored despite a sharp rise in inflation during the year 2022। ठीक है, तो अब de-anchoring की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आर इन प्लेस। इसलिए ये लास्ट डिफरेंस है पहले के टाइम पे और 1970s का और करंट। नाउ द इकोनॉमिक सर्वे टॉक्स अबाउट हाउसिंग सेक्टर, इन्फ्लेशन इन हाउसिंग सेक्टर। जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है हाउसिंग सेक्टर को जो लोन प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग सेक्टर के कंज्यूमर्स को, ठीक है, दैट इज रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, है ना? और दूसरे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कुछ एनबीएफसीज हैं और दूसरे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। और हाउसिंग सेक्टर को मैनेज करने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये जो हाउसिंग बैंक है ये 2 टाइप के इंडेक्सेस लेके आती है।
ठीक है, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। तो पहला इंडेक्स क्या होता है? हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है असेसमेंट प्राइस बेस्ड ऑन प्राइसेस फ्रॉम प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एक असेसमेंट प्राइस होता है जिनको प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से ये इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सर्वे जो होता है इसमें पर स्क्वायर फुट का प्राइस, फिर इन्वेंट्री में कितना हाउसिंग, मतलब कितने हाउसेस हैं करंटली इन्वेंट्री में, और टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, है ना, सब लोकेलिटीज पे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सारे इन पैरामीटर्स के बेसिस पे इंडेक्सेस को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो दो टाइप के इंडेक्सेस हैं, पहला असेसमेंट प्राइस पे और दूसरा मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन प्राइसेस ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री कलेक्टेड फ्रॉम डेवलपर्स। ठीक है, अब ये टोटल 50 सिटीज में ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, 50 मेजर सिटीज में, और इसमें से 46 सिटीज में हाउसिंग प्राइस इंडेक्स एट असेसमेंट प्राइस इज इंक्रीज्ड। केवल 4 सिटीज में हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो है वो डिक्रीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस कि प्राइसेस हाउसिंग सेक्टर में इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? एक तो पहला चीज ये हो सकता है कि आपके डिमांड जो है हाउसिंग सेक्टर में बढ़ी है लॉकडाउन के बाद से, जो भी उस समय पेंट अप डिमांड बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग डिले किए, तो उसके कारण एक डिमांड बढ़ी है। उसका दूसरा कारण क्या हो सकता है कि हाँ हाँ लोन रेट्स कम हो गया। उसके अलावा लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लेके आ गए थे, जिसके बाद लोग वापस अपने घर आए और वहां पे घर खरीदना चालू किए। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू, पीएम आवास योजना जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है गवर्नमेंट, है ना, ऑन अफोर्डेबल हाउसेस, तो इसके कारण डिमांड बढ़ रही है ना। तो इसके कारण हाउसिंग प्राइस इंडेक्स बोथ एट असेसमेंट प्राइस एंड एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में क्या हुआ, 43 सिटीज में हाउसिंग प्राइस इंडेक्स एट मार्केट प्राइस इंक्रीज हुआ, 7 सिटीज में डिक्रीज हुआ। तो इसमें भी क्या बोल रहा है कि इन्फ्लेशन इन हाउसिंग सेक्टर इज हाई। ठीक है, अब रीजंस फॉर इंक्रीज इकोनॉमिक सर्वे में क्या बता रहा है कि एक तो डिमांड हायर, ठीक है, और डिमांड क्यों हाई है इसका हम अभी डिस्कस कर लिए, 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। उसके अलावा इनपुट कॉस्ट हैव बिकम हाई, तो जो भी रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं हाउसिंग सेक्टर में, वो उनका प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में हाई है आफ्टर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आपने देखा था स्टील वगैरह के प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा है ना, इसके कारण आपके हाउसिंग सेक्टर में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। अब व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल हाउसिंग इन्फ्लेशन। इसमें सबसे पहला होम लोन इंटरेस्ट रेट्स वाज केप्ट लो, इसके बाद इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर पीएम आवास योजना। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, अभी हाइब्रिड वर्क कल्चर, जो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, कुछ दिन के लिए ऑफिस जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो हाइब्रिड वर्क कल्चर जिसके कारण डिमांड इंक्रीज हुई। फिर लिक्विडिटी इन्फ्यूजन फैसिलिटी स्कीम, जिसके अंतर्गत ₹30,000 करोड़ लिक्विडिटी टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू एक्सटेंड होम लोन टू कंज्यूमर्स। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी 24,000 करोड़ टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें इंफ्यूज किया गया है। इसके बाद अंडर आजादी का अमृत महोत्सव, नेशनल हाउसिंग बैंक आर गिविंग कंसेशंस टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, रूरल एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर, दिव्यांग एंड ग्रीन हाउसिंग, इन सारे सेक्टर्स में, रीजन्स में। और ग्रीन हाउसिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप कन्वेंशनल मेथड से घर नहीं बना रहे है ना, आप उसके जगह पे कुछ नया टेक्निक यूज कर रहे हो विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे ग्रीन हाउसिंग में इनकलकेट किया गया है। तो अगर आप कोई भी नॉन कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे हो हाउसिंग का विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो उसको ग्रीन हाउसिंग के अंतर्गत माना जाएगा। अब कंपोजिट हाउसिंग प्राइस इंडेक्स फॉर ऑल इंडिया, रिकवरिंग हाउसिंग हाउस। रेड वाली हाउसिंग प्राइस इंडेक्स असेसमेंट प्राइसेस और HPI एट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, तो आप देखिए कि सितंबर 2022 में इंक्रीज हुआ है। इसके बाद आ जाता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो हाउसिंग सेक्टर के बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन है, उसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे बात करता है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है,
एक तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना टू प्रमोट जेनेरिक ड्रग्स। तो व्हाट इज जेनेरिक ड्रग्स? कि जैसे ही आपका किसी भी ड्रग का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर आप उसको पेटेंट करवा रहे हो किसी ड्रग को, तो आप उसको लाइफ टाइम के लिए पेटेंट नहीं करवा सकते, ठीक है। एक टाइम लिमिट रहता है, उसके बाद से फिर आपका फॉर्मूला जो है वो ओपन टू ऑल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि उसमें कुछ कुछ इश्यूज आते हैं जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे, एवरग्रीनिंग होता है। क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च में पैसा खर्चा करते हैं, है ना, तो वो नहीं चाहते कि हमारे ड्रग्स ओपन टू ऑल हो, उनका फॉर्मूला सबको पता चले या फिर, तो इसलिए क्या होता है कि बहुत स्लाइट चेंजेस करके ना वो फिर से पेटेंट करा लेते हैं इसी ड्रग का, है ना। तो वो, हाँ, तो वो बहुत स्लाइट चेंजेस करके फिर से पेटेंट करा लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो ड्रग्स के प्राइजेस जो हैं वो बहुत हाई रहते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर कॉमन पीपल, है ना। अफोर्डेबल नहीं हो पाएगा उनके लिए। तो अफोर्डेबल प्राइजेस पे जो ड्रग्स हैं वो मिलने लग जाए, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो एवरग्रीनिंग रोकती है। WTO के भी बहुत सारे लॉज हैं एवरग्रीनिंग को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जैसे ही पेटेंट ड्यूरेशन उनका खत्म हो जाता है, उसके बाद जब ओपन टू ऑल होते हैं तो फिर जेनेरिक ड्रग्स के नाम से ऑल्टरनेटिव जो बड़ी ब्रांड नहीं है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, छोटी छोटी ब्रांड्स भी उस ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको बोला जाता है जेनेरिक ड्रग्स, अफोर्डेबल जेनेरिक ड्रग्स टू ऑल, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स के प्राइजेस हैं, इनको नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग पॉलिसी 2012, नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग पॉलिसी 2012 के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा मैनेज किया जाता है। पॉलिसी में क्या बताया गया है कि वो ड्रग कितना एसेंशियल है, फॉर्मुलेशन प्राइजेस को कैसे कंट्रोल करना है और मार्केट बेस्ड प्राइसिंग रखना है, ठीक है। ये उस पॉलिसी में बताया गया है। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक 890 ड्रग फॉर्मुलेशंस हैं जिनके ऊपर सीलिंग प्राइजेस लगाए हुए हैं, ठीक है, कि आप इससे ज्यादा हाई नहीं कर सकते प्राइजेस, ठीक है। एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होती है जो कि 2015 में नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा लाई गई, ठीक है। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी, देयर इज अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो उसमें 890 फॉर्मुलेशंस के 358 ड्रग्स हैं जिनके ऊपर प्राइस सीलिंग लगाई गई। हाँ हाँ हाँ, क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए जो एसेंशियल ड्रग्स होते हैं, हाँ, उस पे सीलिंग प्राइजेस लगाया गया है। 358 ड्रग्स हैं इन टोटल, ठीक है। अब ये जो प्राइजेस कैसे फिक्स किए जाते हैं, ये प्राइजेस फिक्स किए जाते हैं ड्रग प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पीएम जन औषधि योजना के अंदर जेनेरिक ड्रग्स को प्रमोट किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो अफोर्डेबल प्राइजेस पे आपको जेनेरिक ड्रग्स मिल रहे हैं। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जो भी स्टोर्स हैं, जेनेरिक स्टोर्स हैं, उसमें लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। उसके अलावा 1759 मेडिसिन इसके अंतर्गत रखी गई है, 280 सर्जिकल इक्विपमेंट्स है और ऑल ओवर इंडिया में 9000 स्टोर्स ऐसे बनाए गए। दूसरा है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जिसमें प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। फिर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इज द रेगुलेटर एंड शेड्यूल्ड ड्रग्स, दो कैटेगरीज होती है, शेड्यूल्ड ड्रग्स एंड नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। तो शेड्यूल्ड ड्रग्स कौन से होते हैं? प्राइसेस इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू WPI, ठीक है। शेड्यूल्ड ड्रग्स के प्राइसेस होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इंक्रीज होते हैं। एंड व्हाट आर नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स, जिनके प्राइसेस हर साल 10% इंक्रीज होते हैं। जो आउटलेट्स गवर्नमेंट जेनेरिक मेडिसिन के लिए बना रही है उसको क्या बोला जाता है? जन औषधि केंद्र। लास्ट में कंक्लूजन में आ जाते हैं। बोथ CPIC and WPI have fallen below 6%, which is the upper limit, upper ceiling of RBI. उसके बाद RBI projects CPI inflation for Q1 financial year 24 at 5%. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए RBI का इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन 5% है, which is well below the mark. एंड Q2 के लिए 5.4% ऑन द एजम्पशन ऑफ नॉर्मल मानसून। अगर नॉर्मल मानसून होता है तो उस केस में इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है 5.4%। RBI इज बेटर हैंडलिंग ऑफ इन्फ्लेशन देन एडवांस इकोनॉमीज। तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि एडवांस इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन इज मोर देन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका क्रेडिट किसको दे रहा है इकोनॉमिक सर्वे? RBI हैज हैंडल्ड इन्फ्लेशन मच बेटर देन एडवांस इकोनॉमीज। Further, the probability of soft landing in the US economy has risen in recent months.
एंड दैट माइट कीप अप द यूएस डिमांड फॉर ऑयल। ठीक है, अब सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग समझते हैं क्या होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि रिसेंट टाइम्स में कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ टाइट रोप वॉक। एक साइड पे अगर आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी लेके आते हो तो दैट विल गिव इम्पेटस टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बट दैट विल आल्सो लीड टू इन्फ्लेशन व्हिच इज डेट्रीमेंटल फॉर इकोनॉमी। अब अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं तो दैट विल डेफिनेटली हैम्पर द इन्वेस्टमेंट्स which will lead to slower economic growth। इसको कंट्रोल करने के लिए अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या और सेंट्रल बैंक बहुत जल्दी अपने पॉलिसी रेट्स को बढ़ा रही है तो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट हैम्पर होगा, और इन्वेस्टमेंट हैम्पर होने के कारण दैट कैन लीड टू रिसेशन, और अगर उस स्थिति में रिसेशन आ जाता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज हार्ड लैंडिंग। अगर बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रेट्स को हाइक कर रहे हैं, रेट्स को हाइक करने के कारण क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं, जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, दैट विल लीड टू रिसेशन। ये हो गया हार्ड लैंडिंग। ठीक है, इसके पहले यूएस में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई भी इवेंट के कारण अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा है तो उन्होंने पॉलिसी रेट्स को बहुत तेजी से हाइक किया है, जिसके कारण यूएस इकोनॉमी में रिसेशन आया है। ठीक है, जबकि अभी 2008 वाला लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था तो उस समय भी पॉलिसी रेट जो है बहुत कम चल रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट 0% के आसपास। तो मतलब आप सोचिए कि होम लोन्स अप्रॉक्सीमेटली 0% के आसपास अगर दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ल्यूर होंगे, है ना। तो इसी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लोगों ने लोन लिया। अब लोन ले लेके घर खरीदे, ठीक है, घर खरीदने के बाद जब अब हो सकता है कि रेंट नहीं मिल रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली प्राइसेस बहुत लो हो गए थे, जिसके कारण वो अपना लोन पे बैक नहीं कर पाए। पे बैक नहीं कर पाए तो उसके कारण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बैलेंस शीट खराब होना चालू हुई, जिसके कारण पूरा हाउसिंग सेक्टर जो था वो कोलैप्स हो गया। ठीक है, जब रीपे नहीं कर पाए और वापस बेचने के लिए, जो घर खरीदे थे उसको बेचने के लिए मार्केट में आए, तब उस समय इतने ज्यादा घर बिकने के लिए वो आ गए थे कि जितनी सप्लाई बढ़ गई उतनी डिमांड नहीं थी, तो हाउसिंग सेक्टर में प्राइसेस स्लम्प होने लग गए, तो लोन डिफॉल्ट चालू हो गए, और डिफॉल्ट चालू हुए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खराब परफॉर्म करने लग गए। और उसके बाद लोन्स भी कैसे दे रहे थे कि सब स्टैंडर्ड एसेट को, जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, है ना, आपके एसेट को क्या करते हैं, रेट करते हैं कि एसेट क्वालिटी क्या है। तो जो खराब एसेट थे, सब स्टैंडर्ड एसेट थे, है ना, उसको उन्होंने बहुत अच्छी रेटिंग दी थी, जिसके कारण क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स जो है रेटिंग देख देख के बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए। इन्वेस्ट किए तो वही पैसा जो इकोनॉमी में एज अ लोन फर्दर और लोन देना चालू कर दी बैंक्स, और उसी के कारण बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज्यादा लोन्स दिए गए, और फिर ये लेमन वाला क्राइसिस हो। ठीक है, तो उसके बाद यूएस में रिसेशन आया था, ठीक, क्योंकि उसके बाद बहुत तेजी से पॉलिसी रेट्स हाइक करना चालू हुए सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक। तो ऐसे यूएस में बहुत बार हो चुका है कि हार्ड लैंडिंग के कारण वहाँ पर रिसेशन आया इकोनॉमी। चाइना में भी एक बार ऐसा हुआ था, वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर, हाँ वो भी इसी ऐसे ही फंस गए। हाँ, ये जब हमारे यहाँ का IL&FS वाला होने वाला था ना, तो वो बोल रहे थे दिस विल बी द सेकंड लेमन क्राइसिस। और चाइना में भी सिमिलर सिनेरियो है। चाइना में बहुत लार्ज स्केल पे बने बनाए घर डेमोलिश किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा सप्लाई हो गई है कि घर पूरा फ्लैट्स के फ्लैट, कई माले की बिल्डिंग्स जो है वो खाली पड़ी हुई। तो एक तो जो बिल्डर्स हैं, है ना, वो अपना लोन को पे बैक नहीं कर पा रहे हैं, और प्लस जो है प्राइजेस जो है बहुत ज्यादा स्लम्प हो गए, इसके कारण वहाँ पे लार्ज स्केल डेमोलिशन हो रहा है। तो ये हो गया हार्ड लैंडिंग। ठीक है, अब सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है? अगर सेंट्रल बैंक बहुत ग्रेजुअली पॉलिसी रेट्स को हाइक कर रही है सो दैट ना आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बहुत बैलेंस्ड तरीके से दोनों को हैंडल किया जा रहा है, तो उस केस में रिसेशन नहीं आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने लेवल पे चलती रहेंगी, इन्फ्लेशन भी अप टू द मार्क रहेगा। उसी को बोला जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। क्लियर है? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? फर्दर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग इन यूएस इकोनॉमी हैज राइजन इन रिसेंट मंथ्स। तो अभी हाल फिलहाल के महीनों में यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण रिसेशन नहीं आएगा, और रिसेशन नहीं आने के कारण
ऑयल प्राइसेस जो है, यूएस में ऑयल की डिमांड अपने लेवल पे बनी रहेगी, और यूएस में अगर ऑयल प्राइसेस की डिमांड अपने लेवल पे बनी है, दैट मीन्स वर्ल्ड मार्केट में भी ऑयल प्राइसेस कम होने के चांसेस नहीं, ठीक है। और ऑयल प्राइसेस अगर कम नहीं होंगे तो इंडिया में इन्फ्लेशन भी बहुत जल्दी लिमिट में आने की संभावना नहीं, ठीक है। ये the probability of soft landing in US economy has risen in recent months and that might keep up the US demand for oil. Fifth point है high expected prices for cereals and spices owing to supply shortages. हमने देखा था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों में इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा, मतलब इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करने वाले दो जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो हैं सेरेल्स एंड स्पाइसेस, ठीक है। एक जो पूरा लिस्ट दिया हुआ था उसमें सेरेल्स और स्पाइसेस की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है उन दोनों कमोडिटीज, ठीक है। आगे फर्दर इनका सप्लाई के कारण, सप्लाई शॉर्टेजेस के कारण इनमें इनके कारण फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। नेक्स्ट है एक मिल्क के कारण भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ था, तो आगे फ्यूचर में भी, क्योंकि हाई फीड कॉस्ट कैन लीड टू हाई मिल्क प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट है कोर इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन हाई बिकॉज ऑफ डिलेड पास थ्रू ऑफ ईजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इनपुट प्राइसेस टू कंज्यूमर। ये क्या बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल प्राइसेस है, जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं, वो उसके प्राइसेस घट तो रहे हैं बट बहुत धीरे धीरे घट रहे हैं, जो कि फर्दर कंज्यूमर प्राइसेस में ट्रांसमिट नहीं हो पा रहे, और इसका ट्रांसमिशन नहीं होने के कारण ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन वो हाई रह सकता है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोल। लास्टली फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन टू बी लेस स्टेप देन प्रीवियस। तो ओवरऑल क्या बोला जा रहा है कि डिस्पाइट कुछ एरियाज में इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं, है ना, और बाकी जगह पे अपने आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो ओवरऑल क्या सिनेरियो है नेक्स्ट ईयर का कि पिछले साल से लेस स्टिफ इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर होगा। ये हमारा प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया।